friends, good morning. So I'm back with GST for CA Inter students, CA final students, CS and CMA for November 2020 and December 20. I hope you're with me. Okay, so now what we have started or which chapter is going on? We are doing input tax credit ITC. We are doing which chapter? ITC. And कल हमने सबसे important section start किया है, section 17 subsection 5. Section 17 subsection 5 which talks about block credit. Am I clear? Section 17 subsection 5 which talks about block credit. इसमें बहुत सारे subsections है, A, double A, B, C, D, etc. और हमने कल 3 section पढ़े थे, A, double A and AB. I hope with me. Very important. बस मैंने आपको कल एक हिंट दे दिया था 17 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि मैं आपको इन चीजों का क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा. बेसिक इंटेंशन इज कि या तो आप एंड कंज्यूमर हो या वो चीज जो भी आपने परचेस किया है दैट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड थर्ड आपने टैक्स पे नहीं किया था, आपने चोरी करी थी, मैंने आपकी चोरी क्या कर ली? पकड़ ली. मैंने आपकी चोरी क्या कर ली है? पकड़ ली. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आई होप यू विथ मी. यस. नाउ हमने कल क्या पढ़ा था? मोटर व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था. मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात करी थी, पर्सन की बात करी थी. अप टू 13 सीटर. अगर अप टू 13 सीटर आपने परचेस किया तो नॉर्मली उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पर यस अगर आपने मोटर व्हीकल क्यों परचेस किया? फॉर फर्दर सप्लाई या फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग द ड्राइविंग, आपका ड्राइविंग स्कूल है पॉइंट, इन दैट केस आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा. लॉजिक समझो. लॉजिक यहाँ पे ये है कि ऐसे तो आप बोलोगे कि मेरी हर गाड़ी बिजनेस में यूज होती है. आज मैं सीए हूँ, आज मुझे ऑफिस जाना है तो मैं क्या पैदल जाऊंगी? नहीं, मैं गाड़ी में जाऊंगी. गेट योर पॉइंट. तो आप ऐसे तो हर गाड़ी को अपने बिजनेस के लिए बोल दोगे ना? नहीं, वो गाड़ी जिसके बिना वो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है ना. मेरा बिजनेस गाड़ी से लिंक नहीं है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बट यस, जिसको गाड़ी फर्दर सप्लाई करना है उसके लिए व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देनी है उसके लिए व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको ड्राइविंग सिखाना है उसके लिए वो व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स विदाउट दैट व्हीकल दैट बिजनेस इज नॉट पॉसिबल. इन दैट केस इफ यू बाय इवन अप टू 13 सीटर यू आर एलिजिबल टू गेट ITC. एम आई क्लियर? Am I clear? Can I go ahead? Okay. Same goes with vessel and aircraft. Same goes with vessel and aircraft. Vessel में भी बोला है कि normally vessel and aircraft अगर आपने purchase किया है तो credit नहीं मिलेगा. But yes, अगर आपने further supply के लिए purchase किया है या transportation of passengers के लिए purchase किया है या अगर आप navigation सिखा रहे या आप aircraft चलाना सिखा रहे. And second point, transportation of goods. ऊपर इसलिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर हमने पैसेंजर्स की ही बात की थी. मतलब पर यस, वेसल एक ही वेसल में आप आदमी भी ले जा सकते हैं, उसी वेसल में आप गुड्स भी ले जा सकते हैं. तो आप गुड्स लेके जा रहे हैं मतलब यू आर यूजिंग दैट वेसल एंड एयरक्राफ्ट फॉर बिजनेस पर्पस. तो क्रेडिट मिलेगा. फिर ए भी पढ़ा था हमने, इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज. आई होप विद मी. इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज. आई होप यू विद मी. नाउ लिसन टू मी. नॉर्मली इंश्योरेंस उनका कहना है ऊपर जो आपने व्हीकल परचेस किया ए और डबल ए में, ऊपर जो आपने व्हीकल परचेस किया ए एंड डबल ए में, आई होप विद मी, उसका अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो नीचे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब अगर सपोज गाड़ी मैंने खरीदी है तो मुझे इस गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मुझे इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, मुझे सर्विसिंग का भी नहीं मिलेगा, मुझे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा. एम आई वेरी क्लियर? ओके, आगे. बट इसके एक्सेप्शन क्या है? अगर ऊपर क्रेडिट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डीलर, आई बाय कार एंड आई सेल कार. I buy car and I sell car. तो when I am buying a car and selling a car, उस कार का मुझे क्रेडिट मिलेगा. तो अगर मैं उस कार का इंश्योरेंस करवाती हूँ, सर्विसिंग करवाती हूँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाती हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा. Am I clear? Get your point? सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट बोला अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ किसकी? कार की, वेसल की या मोटर एयरक्राफ्ट की, तो उस केस में मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आऊंगी ही नहीं ऊपर, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड जो ऊपर बात कर रहा था वो बात करते यू आर बाइंग. I'm not buying. I am a manufacturer. I am a manufacturer. Get your point? Am I clear? In that case, I hope you're with me. Where received? अगर मैं suppose एक manufacturer हूँ और मैंने services ली है, कौन सी? Repairs and maintenance की, servicing की. I hope you're with me. In that case, मैं उसका credit ले सकती हूँ.
या सेकेंड, मेरा खुद का बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस करने का बिजनेस है, और इंश्योरेंस करने के लिए मैं इंश्योरेंस ले रही हूं, इंश्योरेंस करने के लिए मैं इंश्योरेंस ले रही हूं। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। एम आई वेरी क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हमने कल ये डेप्थ में पढ़ लिया था। नाउ लेट्स गो अहेड। कम टू बी, कम टू बी, फूड एंड बेवरेजेस। एक लिस्ट देके रखी, 8 आइटम्स की लिस्ट देके रखी है। क्या करके रखा है? 8 आइटम्स की लिस्ट देके रखी है। नॉर्मली इस 8 आइटम्स को अगर आपने परचेस किया है और इस पर अगर आपने टैक्स पे किया है तो उस टैक्स का हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। Normally, if you buy this 8 items, or if you have spent on this 8 items, and if you have paid tax on this 8 items, you will not get credit, because normally it is assumed that this is for self-consumption purpose. You are end consumer. Who are you? You are end consumer, and in that case, you will not be eligible for credit. Clear? क्या क्या लाइन्स हैं? फूड एंड बेवरेजेस, मैंने फूड परचेस किया, मैंने बेवरेजेस परचेस किया, मैंने खा लिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली, मैंने किसी से आउटडोर केटरिंग की क्या ली है, सर्विसेज ली है, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली, मैंने हेल्थ सर्विसेज ली, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज ली है। मैं क्लियर? मैंने लीज पे, रेंट पे और हायर पे मोटर व्हीकल लिया है, और वेसल लिया है, और एयरक्राफ्ट लिया है, रिफर टू इन क्लॉज ए और ए एक्सेप्ट द पर्पस स्पेसिफाइड अबाउट। मैं क्लियर? मतलब मैंने वो वाली व्हीकल ली है जो नॉर्मली इस पर आईटीसी नहीं मिलता है, तो अगर मैंने वो वाली व्हीकल अगर लीज पे या रेंट पे लिए तो लीज पे जो मैं पे करूंगी उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस अगर मैंने मेरा करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैंने मेरा करवाया है, तो बात ही खत्म हो जाती है। हु एम आई? आई एम अ एंड कंज्यूमर। हु एम आई? आई एम एन एंड कंज्यूमर। तो मुझे इस 8 आइटम्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे इस 8 आइटम्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप विथ मी? ओके, नाउ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स एक्सेप्शन, कि कब आप इस 8 पे स्पेंड करोगे फिर भी आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो। कब आप इस 8 पे क्या करोगे, स्पेंड करोगे, फिर भी आप इस क्रेडिट के लिए, टैक्स के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड द इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of such goods or services or both shall be available. Listen to the language again now. Provided the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both, or as an element of taxable composite and taxable mix supply. क्या बोला गया है? मैंने आपको कल एग्जांपल स्टार्ट किया था। अज्यूम करो A to B and B to C, A to B and B to C की बात चल रही है, और यहाँ पे B इज अ ब्यूटी ट्रीटमेंट करता है। B क्या करता है? ब्यूटी ट्रीटमेंट करता है। किसको? C को कर रहा है। Am I clear? Am I clear? I hope with me. तो C की बात, C को तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज हु इज C? एंड कंज्यूमर। Am I clear? अब हम बात B की करते हैं। सपोज B ने ये ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज किससे ली? A से ली। B is taking beauty treatment services from A to give it to C. Input supply लिया to give output supply. Inward supply लिया to give outward taxable supply. मतलब B is using A services to give services to C. B is using A services to give services to C. In short, that means B A की services अपने business के लिए ले रहा है, इसलिए B A को जो beauty treatment के लिए पे करेगा उसका टैक्स का क्रेडिट B को मिलेगा। Am I clear? Am I clear? सी इन्होंने क्या बोला है? B के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूं। By making an outward taxable supply, B की बात चले, B क्या कर रहा है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
और एज एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स, या तो बी सेम सर्विसेज आगे दे रहा है, या तो बी सेम गुड्स आगे दे रहा है, या तो बी कोई कंपोजिट दे रहा है, या कोई मिक्स दे रहा है. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज कंपोजिट, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मिक्स. कंपोजिट का मतलब टू और मोर सर्विसेज, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस एंड गुड्स टुगेदर. हमें क्लियर. मिक्स में भी वही होता है. तो मतलब बी ए की सर्विसेज आगे दे रहा है, या बी ए के गुड्स आगे दे रहा है, या बी ए की सर्विसेज या गुड्स एज कंपोजिट दे रहा है या एज मिक्स दे रहा है. Am I clear? I hope you are getting my point. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आ रहा है? Is this point clear? Please reply. Is this point clear? In short, the simple logic is this only. If the above 8 services, if the above 8 services you are using for your business to give same category of outward supply, am I clear? तो आपको पिछले वाले स्टेज का क्रेडिट मिलेगा. कोई प्रॉब्लम? पक्का? कैन आई गो एट? कैन आई गो एट नाउ? आगे ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट, मेंबरशिप. अगर आपने क्लब की मेंबरशिप है, कोई हेल्थ या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप के लिए पे किया है, क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्रेडिट नहीं मिलेगा. या ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन. अगर कोई ट्रैवल बेनिफिट्स मिल रहा है तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. बट हाउएवर the ITC in respect of such goods or services or both shall be available, but it is obligatory for an employer to provide the same to employee under any law for the time being in force. समझना समझना, ये ऊपर के 1 2 3 सारे 1 2 3 ये पॉइंट, ये सारे 1 2 3 क्या बोलता है? अगर ये सारे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है. किसके लिए कर रहा है? एम्प्लॉय के लिए कर रहा है. एंड विच इज मैंडेटरी, विच इज ऑब्लिगेटरी, विच इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, कि बॉस ये तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाती है. Am I clear? In that case, it is obligatory. Willfully नहीं है, obligatory है. लॉ में बोल के रखा है कि एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा. Am I clear? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये ऑब्लिगेटरी है. तो एम्प्लॉयर ने जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो लिया है, एम्प्लॉयर ने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है, किसके लिए लिया है? एम्प्लॉय के लिए लिया है. एम्प्लॉयर ने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है, किसके लिए लिया है? एम्प्लॉय के लिए लिया है. हु इज पेइंग प्रीमियम ऑन दैट? एम्प्लॉयर इज पेइंग प्रीमियम ऑन दैट टू द इंश्योरेंस कंपनी. उस प्रीमियम पे वो टैक्स भी पे कर रहा होगा. उस टैक्स का क्रेडिट एम्प्लॉयर को मिलेगा. मतलब ऊपर दिए हुए पॉइंट्स में अगर इट इज डन बाय एम्प्लॉयर बट एंड दैट टू नॉट willfully, it is obligatory. It is obligatory. Getting my point? Then in that case, employer is eligible to take the credit. Clear? Clear? ये समझा? Examples पढ़ते और समझ में आ जाएगा. A manufacturing company purchases food items for being served to its customers free of cost. See, food items हमने ऊपर पढ़ के आए. अगर बेवरेजेस, अगर फूड आइटम आपने परचेस की है टू गिव आउटवर्ड सप्लाई, तो क्रेडिट मिलेगा. यहां तो आपने किसके लिए खरीदा है? अपने कस्टमर्स के लिए खरीदा है. दैट मीन्स आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. कौन सी कंपनी है ये? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ऐसा नहीं कि खरीद के बेचती है, ऐसा नहीं कि खरीद के बेचती है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कस्टमर्स आते होंगे, कस्टमर्स को स्नैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है व्हेन दे कम टू डील विथ यू पीपल. एम आई क्लियर? यू नीड टू ऑफर देम सम स्नैक्स, यू नीड टू ऑफर देम टी. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. सेकेंड, एबीसी और केटरर ऑफ अमृतसर, केटरर आउटडोर केटरिंग हैज बीन अवॉर्डेड a contract for catering a marriage to be held in Ludhiana. ABC को लुधियाना में केटरर का कॉन्ट्रैक्ट मिला. AB एंड कंपनी को कस्टमर कहाँ है? लुधियाना में है.
एम आई क्लियर? कस्टमर कहाँ है? लुधियाना में. द फर्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू सीडी एंड सन्स. ए बी ने क्या कर दिया? इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ए बी ने क्या कर दिया? इसे सब कॉन्ट्रैक्ट टू सीडी एंड सन्स कर दिया. समझना, ए बी कहाँ है? अमृतसर में है. काम कहाँ मिला है? लुधियाना में मिला है. तो ए बी ने क्या किया? हैज सर्व, ये जो काम है ना, सीडी एंड सन्स को दे दिया, हु इज अ लोकल केटरर इन लुधियाना. एम आई क्लियर? Am I clear? Now CD and Son is giving catering services to AB and Company, and AB and Company is giving services to customer. Am I clear? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आईटीसी लेगा ही नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं. हम किसकी बात कर रहे हैं? AB एंड कंपनी की बात कर रहे हैं. क्या AB एंड कंपनी ने जो इस केटरिंग सर्विसेज जो से किससे लिया है? CD एंड सन से लिया है. गेट माय पॉइंट? क्या इसको उसका क्रेडिट मिलेगा? यस मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्या पढ़ा अपन ने? अगर आप सेम लाइन के लिए आगे आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा. सी लॉजिक क्लियर है. ए बी एंड कंपनी कंजम्पशन नहीं कर रहा है. ए बी एंड कंपनी उसका कंजम्पशन नहीं कर रहा है. ए बी एंड कंपनी का बिजनेस ही क्या है? केटरर्स का. एम आई क्लियर? तो आगे केटरिंग सर्विसेज देने के लिए वो केटरिंग सर्विसेज अवेल कर रहा है. Am I clear with this? Am I clear with this? Any problem? Sure. Please tell me any problem till here. Second point समझा? Please apply करो. Second point समझा? Okay. Third point. ITC on outdoor catering services. ITC on outdoor catering services availed by a garment exporter. कौन है? एक गारमेंट एक्सपोर्टर. उसने क्या किया है? उसने ITC मतलब किसी से आउटडोर केटरिंग सर्विसेज ली है फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया. इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने केटरर को बुलाया कि आप हमारा केटरिंग करके दो. नाउ टेल मी, वो बिजनेस क्या है? उसका गारमेंट्स का बिजनेस है. इज ही यूजिंग केटरिंग टू सेम लाइन ऑफ बिजनेस? नहीं. Am I clear? या तो वो सेम लाइन होनी चाहिए या इट शुड बी पार्ट ऑफ मिक्स सप्लाई और इट शुड बी पार्ट ऑफ कंपोज सप्लाई. तो ब्लॉक हो जाएगा. समझा? फोर्थ पॉइंट. आउटडोर केटरिंग सर्विसेज इज अवेल्ड बाय अ कंपनी टू रन अ फ्री कैंटीन इन द फैक्ट्री. The Factories Act required the company to set up a canteen in the factory. समझना, फैक्ट्री, आई होप विथ मी, फैक्ट्री एक कंपनी है, एक एम्प्लॉयर है. उसने अपने फैक्ट्री में क्या लगवाया है? आउटडोर केटरिंग सर्विसेज ली है कि आप आओ और मेरे एम्प्लॉयज को फूड प्रोवाइड करो. और वो जो एम्प्लॉयर है उसको ये मैंडेटरी करना पड़ा क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में बोल के रखा है कि आपके फैक्ट्री में कैंटीन होनी चाहिए. ऊपर वाला एक्सेप्शन कि आप ये सारे सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? एम्प्लॉय के लिए ले रहा है, विच इज मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर. तो दैट मीन्स ही इज यूजिंग फॉर हिज बिजनेस पर्पस एंड ही इज बीन फोर्स्ड टू डू दैट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो ही विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट. आई होप यू आर गेटिंग मी. समझा? प्लीज रिप्लाई करो. इतना समझा? नेक्स्ट एग्जाम्पल. The managing director of a company has taken membership of a club. Membership of a club लिया है, बात खत्म. Membership डायरेक्टर ने लिया है बॉस. अगर डायरेक्टर ने लिया है, मेंबरशिप लिया तो it is using for himself. Self consumption हो गया. Self consumption, that means no credit. A company avails services of a travel agency for organizing a free vacation for its top performing employees. बॉस यहाँ पे मैंडेटरी वाली बात कुछ भी नहीं करी है. आज आपकी जो जिसने टॉप अच्छा से परफॉर्म किया है, आप उनको रिवॉर्ड देना चाहते हो. आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? फ्री वेकेशन प्रोवाइड कर रहे हो. तो एम्प्लॉयर ने फ्री वेकेशन किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया. एम्प्लॉय ने सर्विस ली है पर कहीं भी मैंडेटरी नहीं है तो आईटीसी विल गेट ब्लॉक. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टिल हियर? प्लीज रिप्लाई. Is 17(5)(b clear? Is
17, 5, B. Clear? Please reply. Fourth example. Fourth example again. Okay. आउटडोर केटरिंग सर्विसेज. सी बॉस, फैक्ट्री है. फैक्ट्री मतलब एक ओनर हो गया, एम्प्लॉयर. यस, एम्प्लॉयर ने आउट, सपोज यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू हैव अ फैक्ट्री. आपने अपनी फैक्ट्री में कैंटीन खोल के रखी है और वो कैंटीन में खाना कहाँ से आ रहा है? आउटडोर कैटरर्स के थ्रू आ रहा है. Am I clear? और ये कैंटीन आपने किसके लिए खोली है? ये कैंटीन आपने अपनी एम्प्लॉयज के लिए खोली है. मतलब यू, the employer, is taking outdoor catering services for his employee. और ये फैक्ट्री उसने क्यों खोली है? सॉरी, ये कैंटीन उसने क्यों खोली है? क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बोला है कि आपके फैक्ट्री में अगर इतने लोग हैं तो आपको कैंटीन खोलना कंपलसरी है. मतलब it is mandatory on the part of the employer to open a factory, and for that he has to take a outdoor catering services. See, ये वाला point exception था. However, जो पहला point है, however, the ITC in respect of such goods or services or both shall be available, but it is obligatory for an employer to provide the same to the employees under any law for the time being in force. Am I clear? मतलब ऊपर के सारे सर्विसेज एम्प्लॉयर ने लिए हैं. किसके लिए लिए है? एम्प्लॉय के लिए लिए है. एम्प्लॉयर ने क्या पे किया उसके लिए? टैक्स पे किया. एम्प्लॉयर को क्रेडिट कब मिलेगा? जब सारे सर्विसेज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर. सी, एम्प्लॉयर्स को कुछ कुछ चीजें अपने एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सरीली करना पड़ता है. Am I clear? Am I clear? Is the fourth point now clear? Is the fourth point now clear? Please reply. Fourth point clear हुआ? Okay. Be clear. Now come to C point. Works contract service. If you remember, मैंने आपको works contract services जब सप्लाई चैप्टर पढ़ा रही थी, जब बताया था, works contract is basically used for immovable property only. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ. फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल समझाती हूँ. ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस वर्क कॉन्ट्रैक्ट? सी सिंपल, आज मेरा घर है, आज मेरा क्या है? घर है. मुझे अपना घर बनवाना है. मुझे क्या करना है? मुझे अपना घर बनवाना है. आई होप विथ मी, राइट? अब इन दैट केस क्या होगा? मैंने आपको बोला आप मुझे ना घर बना के, मतलब आप मुझे ना कंस्ट्रक्शन की क्या दे दीजिए? सर्विस दे दीजिए. आप मुझे क्या दे दीजिए? कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे दीजिए. माल मैं ला के दे दूंगा. जो चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, रेती चाहिए, जो चाहिए वो मैं ला के दे दूंगा. मतलब सामने वाला मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्शन की क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है. सामने वाला मुझे क्या दे रहा है? सिर्फ कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहा है. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने बोला बॉस आप ही बना के दो और आप ही माल लेके आ जाना. मतलब आप ही गुड्स लेके आ जाओ और आप ही सर्विसेज लेके आ जाओ. Am I clear? You only give me designing, you only do everything. So that means यहाँ पे he is giving me both the things. He is giving me services also as well as goods also for construction of immovable property. That is called as what? That is called as works contract service. That is called as what? Works contract service. Getting my point? क्या कहा जाता है उसको? उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कहा जाता है. Am I clear? प्लीज लिखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखो. जस्ट राइट द डेफिनेशन. इट इज बेसिकली, इनफैक्ट इट इज यूज्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. Am I clear? Am I clear? आगे लिखो.
Works contract means goods and service both. Works contract means goods and service both. अब समझते हैं क्या लिखा है. Okay, works contract services when supplied for construction of what property? Immovable property. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 17 सबसेक्शन 5 ने क्या बोला, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर कोई भी सर्विस ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब एंड रिजल्ट क्या निकला है, क्या बना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी है, और आपने किसी से क्या लिया है, क्या लिया है, सर्विसेज ली है. कौन सी सर्विस ली है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. कौन सी सर्विस ली है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. तो इसके ऊपर सपोज ये एबीसी कंपनी है, अगर एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी से, अगर एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी से क्या किया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे जो भी टैक्स पे किया गया है उसका क्रेडिट एबीसी कंपनी को नहीं मिलेगा. Am I clear? बट एक्सेप्शन तो हमेशा रहेंगे. However, क्रेडिट इज अलाउड. कब क्रेडिट मिलेगा? where it is an input service for further supply of works contract service. समझना. सी एक एक करके चलते हैं. नॉर्मल केस में क्या बोला है, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, ओके, XYZ कंपनी ने ABC को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन of immovable property. No credit. No credit. Clearly no credit. ये तो हमारा नॉर्मल हो गया. ये एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारा नॉर्मल है. That if you are taking works contract service, if you are taking what? Works contract service for construction of immovable property, no credit. But now second समझना. XYZ ने सर्विसेज ABC को दी और ABC ने सर्विसेज मिस्टर राम को दी है. Am I clear? अब बात करते हैं ABC की. यहाँ पे अब बात करते हैं ABC की. यहाँ पे अंडरस्टैंड करो बॉस, ABC ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेके आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है. मतलब ABC का घर नहीं बन रहा है. ABC का इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वो किसका हो रहा है? राम का हो रहा है. ABC तो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर है. ABC कौन है? एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर है. गेटिंग मी? ABC कौन है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर, जो किसको सर्विस दे रहा है? राम को दे रहा है, और राम को देने के लिए उसने XYZ से सर्विस ली है. तो बॉस इसका क्रेडिट ABC को मिलेगा. सी लॉजिक समझो यार. क्या ABC की प्रॉपर्टी बनी है? नहीं. क्या ABC की प्रॉपर्टी बनी है? नहीं. तब ABC की प्रॉपर्टी नहीं बनी है तो मैं ABC को क्यों क्रेडिट नहीं दूं? बेसिकली ABC क्या करे, जैसे सिंपल यार कोचिंग का जो मैंने एग्जांपल दिया, कोचिंग सेंटर्स वाले आपको सर्विसेज देते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स वाले को सर्विस देते हैं. हमें क्लियर? कोचिंग सेंटर्स वाले आपको सर्विसेज देते हैं, हम कोचिंग वाले को सर्विसेज देते हैं. तो ऑन आवर सर्विसेज वी चार्ज GST एंड कोचिंग सेंटर पीपल कैन टेक ITC. सेम थिंग ओवर हियर. ABC आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है और उसके लिए XYZ से सर्विसेज ले रहा है. तो XYZ जो GST चार्ज करेगा उसका ABC को क्रेडिट मिलेगा. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे. सी लॉजिक समझोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. ऊपर वाले पॉइंट में क्या हुआ था? ABC का ही घर बन रहा था, ही वॉज द एंड कंज्यूमर, और क्या बन रहा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रहा था. क्या बन रहा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रहा था. प्लीज ऑल रिप्लाई.
कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज ऑल रिप्लाई फास्ट। वेटिंग फॉर ऑल टू रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई नहीं आता तो मुझे कहीं लगता है कि यार मे बी स्टूडेंट इज हैविंग डाउट, थिंकिंग व्हाट टू आस्क, हाउ टू आस्क। एम आई क्लियर? ओके, तो क्या लिखा है? However, credit is allowed where it is an input service, where it is an input service for further supply of works contract service, where it is what? An input service, मतलब ABC के लिए क्या है? इनपुट सर्विस टू गिव आउटपुट सर्विस। सिंपल। तो ABC का तो बिजनेस है, वो खुद का कंस्ट्रक्शन थोड़ी करवा रहा है। Am I clear? दूसरा पॉइंट, where it is supplied for construction of plant and machinery. If you remember, कल मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था immovable property does not includes, immovable property does not include plant and machinery. So plant and machinery is not an immovable property. Plant and machinery is not an immovable property. I hope you're getting my point. Am I clear? तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, उसके लिए आपने किसी से क्या लिया है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया है, तो उस केस में उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ immovable property. Am I clear? Let's see. What is plant and machinery? Means apparatus, equipments and machinery fixed to earth by foundation और स्ट्रक्चरल सपोर्ट से। क्या होता है? हमको प्लांट मशीनरी क्या करना पड़ता है? जमीन से फिक्स करना पड़ता है। अगर मैं जमीन से फिक्स नहीं करूंगी तो सिंपल वाली बात है ना, जब मशीन चली तो वो वूबिंग चलता रहेगा ऐसा, तो हमको उसको जमीन से फिक्स करना पड़ेगा। अब जमीन पे फिक्स करने का ये मतलब नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। जमीन से फिक्स करने का ये मतलब नहीं है कि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। Any apparatus, equipments, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both. Why I am using this plant machinery? कि बिना प्लांट मशीनरी के मैं आउटवर्ड सप्लाई नहीं दे सकती है। सिंपल है, मेरे लिए आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए ये कैमरा, ये सरफेस, ये माइक, ये सब मेरे लिए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। इसके बिना मैं आगे सप्लाई नहीं कर सकती। Am I clear? Am I clear? Or both, and includes such foundation and structural supports, but excludes, क्या exclude करता है? What is not plant machinery? Land, building, any other civil structure is not plant machinery. Telecommunication towers is not plant machinery. Pipelines, please important है, outside factory is not plant machinery, inside factory is plant machinery. Am I clear? Am I clear? तो प्लांट मशीन बेसिकली क्या होता है? अपैरेटस होता है, इक्विपमेंट्स होता है, मशीनरीज होता है, विच यू फिक्स टू द अर्थ for making outward supply. You're using that plant machinery for making outward supply and includes such foundation and structural support. Am I clear? But does not include land, buildings, civil structures, telecommunication towers and pipeline outside the factory. Am I clear? Now, what is construction? Construction आपके मेरे लिए सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। Am I clear? बट नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, रेनोवेशन भी होता है, एडिशन भी होता है, ऑल्ट्रेशन भी होता है, रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अंडरस्टैंड करना, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का खर्चा को कैपिटलाइज कर दिया तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी आई हैव टू ऑप्शंस, मैं एक्सपेंस को या तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा करके पीएनएल में डाल दूं, मैं एक्सपेंस को या तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा समझ के पीएनएल में डाल दूं, या मैं एक्सपेंस को कॉस्ट समझ के कैपिटलाइज कर दूं। अगर मैंने कॉस्ट समझ के कैपिटलाइज किया है तो इट हैज गॉन अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाला है तो इट इज नॉट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का यहां मतलब क्या लिखा है? टू द एक्सटेंट इट इज कैपिटलाइज।
बॉस आज सिंपल वाली बात है ना, आज अगर मैं कैपिटलाइज करूंगी तभी तो वो मेरा फिक्स एसेट बना है, तो वही तो मैं तो बोलूंगी कि मैंने खर्चा किया ऑन कंस्ट्रक्शन। एम आई क्लियर? तो देखिए तो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ। As per the definition of the term construction, if reconstruction, renovation, addition, or alteration or repairs are not capitalized, it would not tantamount to construction under GST law. अगर आपने उसको capitalize नहीं किया, it is not construction. Consequently, ITC on work contract service avail for such construction which is not capitalized, whether for any immovable property or for plant machinery, would be allowed to all the recipient irrespective of the line of business. Very important. समझो, इनका कहना है अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, दे आर सेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, सर्विसेज लिया है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, तो इसका मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है तो मैं इसे क्रेडिट नहीं दूंगा। पर व्हाट इज कंस्ट्रक्शन फॉर देम? कंस्ट्रक्शन मींस द वन व्हिच इज कैपिटलाइज। आपने कॉस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर आप स्लोली स्लोली डेप्रिसिएशन दोगे। I hope you understand this. When I add it to the cost, then I will depreciate the asset. Am I clear? Am I clear? But अगर मैंने कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करके मैंने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, मतलब मैंने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, एम आई क्लियर? मैंने उसको कहाँ डाल दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल दिया है। Am I clear? That means it is not construction. And it is not construction of immovable property. I am allowed to take the credit irrespective of my line of business. समझा कि नहीं समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। Again, I am repeating. They have blocked what? That if you are taking works contract service, what they have blocked? If you are taking works contract service for construction of immovable property. Am I clear? For construction of immovable property. In that case, ये works contract पे आपने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं दूंगा। फिर हमने इसका एक्सेप्शन पढ़ा कि आप कौन हो, आप खुद एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लायर हो, आपने किसी सर्विस लेके आगे दी है, दैट मीन्स आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, वो किसी और की हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? I hope you are getting my point. Yes, right? In that case, you are ready to, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई सेकंड थॉट ही नहीं आता है। Am I clear? फिर आगे ने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करोगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लोगे तो क्रेडिट मिलेगा। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन के हमें क्या दी है, डेफिनेशन दी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस आपको वो एक्सपेंस को क्या करना है, वो खर्चे को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, कॉस्ट में ऐड करना है। अगर आपने कॉस्ट में ऐड किया तो आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, पर अगर आपने कॉस्ट में ऐड नहीं किया, आपने उसे एक्सपेंस आउट कर दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल के पीएनएल में डाल दिया, then it is not construction. Then it is not construction. And when it is not construction, you are eligible. फिर तो आपने जो भी खर्चे किए बॉस, अब पीएनएल में मैं जो भी खर्चे करूंगी उसके लिए मैं टैक्स पे करूंगी, उस टैक्स का मैं क्रेडिट लूंगी कि लूंगी अपने बिजनेस के लिए। इन शॉर्ट दैट इज अ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर माय बिजनेस। समझा बॉस? बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रही हूं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। I hope you all are able to understand. Examples देखते हैं और समझ में आएगा। Examples देखते हैं। ITC on work contract service availed by a software company for construction of its office is blocked. Okay. किसने लिया? सॉफ्टवेयर कंपनी ने। क्या लिया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। हमें क्लियर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस हुआ है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ है। हमें क्लियर? और क्योंकि कंस्ट्रक्शन बोल दिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने कॉस्ट को क्या कर दिया होगा, कैपिटलाइज कर दिया होगा, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा।
Second, CD and Company, a work contractor of Noida, has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. CD कौन है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर. CD कौन है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर. CD कौन है? वर्क कॉन्ट्रैक्टर. और काम कहाँ मिला उसको? लखनऊ में मिला है, राइट? और वो रहता कहाँ है? नोएडा में. द फर्म अवेल सर्विस ऑफ EF. EF को बोला जो लखनऊ में ही है कि आप ये कंस्ट्रक्शन करके दे दो. तो यहाँ पे CD ने जो पे किया है किसको? EF को. बेसिकली CD के लिए क्या है? इनपुट सर्विस टू गिव आउटपुट सर्विस. व्हाट इज दिस फॉर CD? Input service to give output service. I hope you are getting me. Am I clear? Am I clear? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? पक्का? Can I go ahead? Can I go ahead? Okay. यहां तक कोई इशू है? थर्ड पॉइंट, यहां तक कोई इशू है? Okay. ITC, third point. ITC on works contract services availed by an automobile company for construction of a foundation on which machinery is to be used in the production process to be mounted permanently is allowed. समझना, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है. क्या? कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, फाउंडेशन. और वो फाउंडेशन किस पर्पस के लिए यूज होगा? ऑन विच मशीनरी इज टू बी माउंटेड. मतलब ये फाउंडेशन मैंने बनवाया है और इस पे मैं मशीनरी क्या करूंगी? अटैच करूंगी. तो बिना ये फाउंडेशन के वो मशीनरी अटैच नहीं हो सकती है. ये क्या है? फाउंडेशन है. ये क्या है? मशीनरी. तो बस फाउंडेशन आई एम कंस्ट्रक्टिंग फॉर माउंटिंग माई प्लांट एंड मशीनरी. तो एनी फाउंडेशन यहां लिखा है and includes such foundation and structural support. आज अगर मैं फाउंडेशन बनाऊंगी नहीं तो मैं मशीन माउंट कैसे करूंगी? आज अगर मैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाऊंगी नहीं तो मैं मशीन माउंट कैसे करूंगी? Getting my point? Am I clear? Am I clear? That means this is also a part and parcel of plant and machinery only. तो इस फाउंडेशन पे जो भी मैंने टैक्स पे किया होगा उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा, because I will take both as plant and machinery only, and plant and machinery is not an immovable property. Am I clear? Next, fourth point. ITC on works contract service availed by a manufacturing company for construction of pipelines outside the factory. प्लीज ये आउटसाइड और इनसाइड को एग्जाम में ढंग से पढ़ना. इनसाइड बोल दिया तो इट इज अलाउड. आउटसाइड बोला मतलब से इनसाइड द फैक्ट्री इट इज माय प्लांट एंड मशीनरी. बिना पाइपलाइंस के मैं कैसे काम करूंगी? मैं क्लियर? आज हो सकता है मेरा ऐसा बिजनेस है जहां से स्मोक निकलता होगा तो मुझे पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता होगा, व्हाटएवर. Am I clear? Pipeline can be used for many purpose. Water के लिए हो सकता है, many reasons. Am I clear? अगर पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर है तो इट इज प्लांट एंड मशीनरी. अगर पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर है तो इट इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देन इट इज ब्लॉक्ड. नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स को आप ढंग से देखना है, इसलिए जानबूझ के मैंने बोल्ड एंड अंडरलाइन करके रखा है. अ कंस्ट्रक्शन फर्म हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट for repairs office building. एक कंस्ट्रक्शन कंसल्टिंग कंपनी और कंस्ट्रक्शन एक कंसल्टिंग कंपनी है जिसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है फॉर रिपेयर्स ऑफिस बिल्डिंग. हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हमारी कंस्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन है. इट इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयरिंग, एवरीथिंग टू द एक्सटेंट इट इज कैपिटलाइज्ड. Am I clear? Am I clear? तो क्या लिखा है? उसने रिपेयरिंग करवाया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या आता है? रिपेयर्स डज नॉट मीन कंस्ट्रक्शन. नो, टू द एक्सटेंट रिपेयर्स इज कैपिटलाइज्ड, टू द एक्सटेंट एडिशन ऑल्ट्रेशन इज कैपिटलाइज्ड, इट इज कंस्ट्रक्शन. द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन इट्स P&L. कंपनी ने क्या किया? उसे कॉस्ट में ऐड ना करके एक्सपेंस आउट कर दिया.
तो अब ये रिपेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज एन एक्सपेंस। तो इस रिपेयरिंग पे मैं जो भी आईटीसी पे, जो भी मैंने टैक्स पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आई होप विथ मी। एंड 6 पॉइंट, a telecommunication company has availed services of a work contract for repairs of its office building and the company is capitalized। यहाँ पे repairs को क्या कर दिया है? कैपिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे रिपेयर्स को क्या कर दिया है? कैपिटलाइज कर दिया है। तो अब ये क्या हो गया है? कंस्ट्रक्शन हो गया है। किसका? ऑफिस बिल्डिंग का। इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफिस बिल्डिंग हो नहीं हो, इट डज नॉट मैटर टू मी। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो क्रेडिट मिलेगा। एम आई वेरी क्लियर? प्लीज रिप्लाई करो। इतना समझा? रिप्लाई। यहां तक कोई इशू बॉस? इफ यू सी, once I'm done with all these points till you have almost I think 6 questions and honestly बोल रही हूं इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आता ही आता है। 4 मार्क्स का 17 subsection 5 is fixed at CA inter level। Am I clear? Am I clear? Getting my point? चलो आगे बढ़ते हैं। ए था व्हीकल अप टू 13, बी था डबल ए था वेसल एंड एयरक्राफ्ट, फिर ए बी था उनका खर्चा। कौन सा खर्चा? इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। फिर हमने बी पढ़ा वो आइटम्स, फिर हमने सी पढ़ा, किसको पढ़ा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पढ़ा। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर टिल यू? कैन आई गो हेड? प्लीज रिप्लाई। आगे बढ़ सकती हूँ? ओके, नाउ डी की बात करते हैं। अब डी क्या है? इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझना क्या हो रहा है, सी अंडरस्टैंड करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, सपोज मेरा घर बन रहा है, सपोज मेरा घर बन रहा है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो मैं किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले लूं, मैं किसी से क्या ले लूं? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेके कहानी खत्म कर दूं, एज इन गुड्स भी उसका एंड सर्विसेज भी हो, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस बोथ। एम आई क्लियर? या दूसरा ऑप्शन है, मैं किसी 2 लोगों के पास अलग अलग जाऊं, मैं एक से गुड्स परचेस करूं और दूसरों से सर्विसेज लूं। सी अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। ये डिपेंड करता है आपका, आपको कैसे करना है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाती है। आपने सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो उसमें क्या होता है? पर स्क्वायर फीट का एक रेट फिक्स हो जाता है कि आपको हर स्क्वायर फीट पे हमको इतना पे करना पड़ेगा, फिर जितना भी स्क्वायर फीट का आपका घर बनेगा उतना इंटू मल्टीप्लाई कर दो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? सामने वाला जो माल लेके आ रहा है ना, मतलब दिस तो आई हैव सीन प्रैक्टिकली इन माय लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस कंस्ट्रक्शन। सामने वाला टाइल्स मुझे बता रहा है कि वो 100 रुपीज की है, बाद में पता चला कि इट इज 40 रुपीज की। मतलब वहां पे वो गुड्स में कमा लेते हैं, हल्का माल लेके आते हैं और डबल भाव में लगा के हमको दे देते हैं। तो जो लोग पेन नहीं लेना चाहते वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जाते हैं। बट द पीपल, आई थिंक दिस इज नॉर्मली एप्लीकेबल ऑन आवर पेरेंट्स, दे आर वेरी क्लियर, नहीं भैया माल तो मैं खुद लेके आऊंगा। जैसे आप सीन माय डैड, मेरे डैड जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं ना, ही इज वेरी क्लियर, माल क्या चाहिए मुझे बता, मैं अलग से लेके आऊंगा, मैं बिल मैं पे कर दूंगा, यू डोंट हैव टू पे फॉर द गुड्स। तो ही विल कीप ऑन हंटिंग 10 शॉप्स, 10 शॉप ढूंढेंगे, उसमें से बेस्ट जहां माल मिल रहा है वो देखेंगे, फिर उसे बार्गेनिंग करेंगे। मतलब मेरे डैड गुड्स किसी और से लेते हैं और सर्विसेज किसी और से ले रहे फॉर कंस्ट्रक्शन। Am I clear? Am I clear? तो बॉस अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज 17(5)(c. Works contract service is 17(5)(c and goods and services will not come. See boss, suppose मेरे डैड ने, suppose my father, मीता's father, उन्होंने गुड्स लिया मिस्टर एक्स से,
सर्विसेज ली, मिस्टर वाई से, इज ही टेकिंग अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? जब दोनों चीज एक ही बंदा देता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता। अब सपोज मेरे फादर गुड्स किसी और से ले रहे हैं, सर्विसेज किसी और से ले रहे, तो दिस विल नॉट कम अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। Am I clear? This will not come under works contract service. I hope you're getting my point. Am I clear? समझ में आ रहा है? I hope you're getting my point. In that case, ये वाला कैटेगरी जब वो अलग से किसी से गुड्स ले रहे हैं एंड अलग से किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब सेपरेटली टेकिंग गुड्स, सेपरेटली टेकिंग सर्विसेज, तो ही विल, दिस टू पीपल, एक्स एंड वाई पीपल, विल नॉट कम अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। X and Y people will not come under works contract service, इसीलिए उनके लिए 17(5)D दे दिया है। लॉजिकली सोचो ना, आज मेरे फादर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करवा रहे हैं, सपोज कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो अगर वो सपोज यहां से ए बी बंदे से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ए बी बंदे से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 17(5)C में उसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। पर अगर अज्यूम करो, अगर मेरे फादर गुड्स किसी से ले रहे हैं अलग से, सर्विसेज किसी अलग से ले रहे हैं और कंस्ट्रक्शन क्या करवा रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी करवा रहे हैं, तो वो ऊपर नहीं आएगा। अगर उनका भी क्रेडिट को क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो आपको अलग से बोलना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया यहां तक? लॉजिक समझा? 17(5)D क्या बोलता है देखो, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, दिस गुड्स आर व्हाट, input, the services are what, input services. I hope you're with me. Goods क्या है, inputs, services क्या है, input services. Am I very clear? For construction of what, immovable property. I hope you're with me. तो क्या लिखा है, goods or service or both received by a taxable person for construction of immovable property on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business. I hope you're with me. However, credit is allowed if they are used for construction of plant and machinery. Simple है यार, अगर आप अपने ऑफिस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी माल खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर अगर आप प्लांट मशीनरी ले रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल्स देखो, अ कंपनी बाई सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा and avail the services of an architect. देखो, एक कंपनी ने सीमेंट और टाइल्स अलग से ली और आर्किटेक्ट की सर्विस अलग से ली। अगर ये दोनों एक ही बंदा होता तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में चला जाता। समझा? अगर वो दोनों एक ही बंदा होता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला जाता, पर यहाँ पे क्या हुआ है, सीमेंट एंड टाइल्स किसी और से लिए, आर्किटेक्ट की सर्विस किसी और से लिए, तो इनपुट अलग से लिया है, इनपुट सर्विस अलग से लिया है। किसके लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डज नॉट मैटर, ऑफिस बिल्डिंग को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, इट डज नॉट मैटर, दे हैव यूज्ड द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। Am I clear? In that case, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ है तो आपको क्रेडिट जीएसटी का नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? प्लीज अप्लाई। यहां तक क्लियर हुआ? सेकेंड, MN and construction procures cement, paint, iron rods and services of an architect and interior designers for construction of a commercial complex for one of its client. आप समझना, MN ने क्या किया, MN is himself a construction company और क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए वो सर्विसेज ले रहा है, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस ले रहा है, तो बॉस इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, इसका बन रहा है। इन दैट केस इसको क्रेडिट मिलेगा। एम आई क्लियर? सी क्या लिखा है, MN and construction procure cement, paints, iron rods and services of architects and interior designer for construction of commercial complex for one of its client। मतलब MN का तो बिजनेस है,
तो वो जो क्लाइंट है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, पेमेंट को तो मिलेगा, राइट? सच सर्विसेज ऑन ITC अलाउड है. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Is second point clear? Third one, a company buys cement, tiles, etc. and avails service of an architect for renovation of its office building. Am I clear? But the company has booked such expenditure in P&L. मैंने आपको बोला ना, अगर आपने कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज किया है तो ही ITC अलाउड नहीं होगा, तभी उसको कंस्ट्रक्शन बोला जाता है. Construction means addition, alteration, repairs, etc. where you capitalize it. Then it is construction. But it is not capitalized, it is not construction. बंदे ने क्या कर दिया? P&L में डाल दिया. Getting my point? Am I clear? Last, ITC on goods and a service used by an automobile company for construction of a foundation. क्या बना रहे? फाउंडेशन. किस पर्पस के लिए? On which machinery to be used on production process. वो मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज होगी उसके माउंटिंग के लिए तो अलाउड है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड. और प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई फाउंडेशन बनाना पड़ता है, कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो वो भी अलाउड है. एम आई क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? मैं यहाँ 2 मिनट का ब्रेक दूंगी, बट एटलीस्ट यहाँ तक समझो. वी आर डन. मेजोरिटी हो गया हमारा. ये जो ई है, एफ है, जी एच आई, 2 मिनट के ही है. ये सब तो बहुत सिंपल वाले हैं. हमारे मेजोरिटी ए, डबल ए बी, बी सी एंड डी. ए बी, बी सी एंड डी. ये 5 नहीं 6, सॉरी 6, 5 नहीं 6. तो मैं क्लियर? 6 ए बी, बी सी एंड डी. एम आई क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में घुमाते रहते हैं. एम आई क्लियर? समझा कि नहीं समझा? प्लीज रिप्लाई. एम आई क्लियर? टेक 2 minutes break and then we'll go ahead. Am I clear? Okay. Okay, thank you.